जानिए चर्म रोग से क्यों बरते सावधानी। आधुनिक जीवन शैली में चर्म रोग से संबंधित बीमारी को लोग हल्के में लेते हैं। हम सभी शरीर पर उभरते लाल दाने ल्यूकोडर्मा को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में बीमारी बढ़ने लगती है। बरसात में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। चर्म रोग से बचने के लिए क्या है उपाय, आइए जानते हैं मिथिला खबर पर पूर्णिया की पहली चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मृति झा से। ऐसा सोचते हैं, फिर उसको टालते जाते हैं। एंड ओवर द काउंटर इतने सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं, मतलब खुद ही जाते हैं मेडिसिन फार्मेसी वाले से बोलते हैं कि ये देखो मेरा थोड़ा सा खुजली हो रहा है, समझते हैं कि थोड़ा खुजली हुआ है, दवा लगा लेंगे ठीक हो जाएगा। एंड ओवर द काउंटर बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, जैसे कि वो अब पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है तो अगर वो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट उन्हें जो डिजीज़ है उसके प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन देते हैं, उसको एंटी फंगल चलाएंगे। लेकिन अगर वो फार्मेसी में जाते हैं तो वहाँ पे स्टेरॉइड के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सारा एंटी फंगल अवेलेबल है। अब अगर फंगल डिजीज़ में स्टेरॉइड आप लगाते हैं तो वो और फ्लेयर अप हो जाता है। तो फार्मेसी वाले को तो बहुत नॉलेज नहीं होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि जब तक पेशेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं उस टाइम तक उसका डिजीज़ जो है उसका सीवियरिटी बहुत बढ़ जाता है और फिर हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है उसको फिर मतलब उसको कंट्रोल करने में। एक तो जब अगर आप स्टेरॉइड फंगल डिजीज़ में लगाते हैं तो उसका मॉर्फोलॉजी ही चेंज हो जाता है उस डिजीज़ का। फिर उसको पहचानने के लिए और उसको चेक करने के लिए भी हम लोगों को एक प्रॉपर टाइम चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पेशेंट में अवेयरनेस की बहुत कमी है कि अगर हमें स्किन डिजीज़ है तो हमें स्किन के डॉक्टर से ही कांटेक्ट करना चाहिए। बहुत लोग तो फिजिशियन के पास चले जाते हैं, कुछ लोग क्वैक के पास चले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो फार्मेसी में जाते हैं और ओवर द काउंटर जो भी ड्रग अवेलेबल है उसको लेकर यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है जनता में जागरूकता। स्किन डिजीज़ के लिए वो लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, जबकि आजकल स्किन डिजीज़ हमारे लिए एक मतलब एक चैलेंजिंग है। ये नया, ये तो मेडिसिन का एक नया ब्रांच है लेकिन बहुत ही डेवलप मतलब होते जा रहा है ये, और इसमें नया रिसेंट एडवांसेस होते जा रहे हैं हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि ये अगर आप लाइटली लेते हैं किसी भी डिजीज़ को तो हो सकता है कि वो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कार्सिनोमा भी है, वो देखने में आपको लग रहा है कि ये सिंपल है ये, लेकिन वो है कैंसरस। और अगर आप उसको छोड़ दे रहे हैं, आप कुछ भी ओवर द काउंटर कोई भी ड्रग यूज़ करते जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़े भविष्य में। ईचिंग और सफ़ेद दाग की भी समस्या रहती है जिसको लोग हल्के में लेते हैं, तो अगर प्राथमिक तौर पर इसकी उपचार शुरू हो जाए तो उससे क्या है? देखिए, ईचिंग और सफ़ेद दाग से तो ईचिंग का कोई उतना खास रिलेशन नहीं है। ईचिंग मेनली आपको जो भी एक्जिमा होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, इसमें ईचिंग बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ तक सफ़ेद दाग का सवाल है तो सफ़ेद दाग पहले था, ये ऐसे सफ़ेद दाग को ट्रीटमेंट अभी भी चैलेंजिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्यूरेबल नहीं है। अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज में हमारे पास पहुँचते हैं तो ये क्यूरेबल है, इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, लेकिन पेशेंट को पेशेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं अगर इम्पेशेंट हो जाएंगे कि नहीं अब 2 बार 3 बार गए डॉक्टर के पास, ये तो नहीं ठीक हो रहा है, नहीं, ये ठीक होता है, लेकिन आपको बराबर डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा। जैसे आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं उस वैसे फॉलो अप में जाना पड़ेगा। अगर आप इनिशियल स्टेज में जाते हैं और अपने डॉक्टर को फॉलो करते हैं, अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, आप अगर किसी और भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो उन्हें उतना आइडिया नहीं होता है सफ़ेद दाग का कैसे ट्रीटमेंट। लेकिन आप अगर किसी प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हैं और उसके एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं तो ये क्यूरेबल है ये। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये एक जैसे होता है, एक होता है कि कम्युनिकेबल डिजीज़, ये सफ़ेद दाग कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि छूने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा। तो ये बहुत मतलब 90% केसेस में तो इडियोपैथिक होते हैं, इसका कारण आपको नहीं पता चलेगा।
वही है कि ऐसे पेशेंट को मोस्टली ट्रॉमा से बचाना चाहिए। कहीं भी चोट लगने से उस जहाँ जहाँ उसको चोट लगता है संभावना होती है कि वहाँ सफ़ेद दाग आ सकते हैं। खाने पीने से इसका कोई ख़ास रिलेशन नहीं है कि ये नहीं खाना है इसको खाने से सफ़ेद दाग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रॉमा से इसका रिलेशन है, जेनेटिक को रिलेशन है इसका। अगर किसी के फैमिली में ये आ रहा है तो उस चांसेस है कि उसको भी होने का चांसेस है। तो मेनली वही है, प्रिकॉशन में ट्रॉमा से बचाना है उसको। और जहाँ तक हो सके आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के सलाह को मानिए। और खाने पीने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि क्या खाते हैं आप। बहुत सारे जगह पे कोई लोग बोल देते हैं, बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं हमको ये खाने से मना कर दिया, हमको ये करने से मना कर दिया। इससे कोई रिलेशन नहीं है और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ भी नहीं है। महिलाओं में देखा जाता है कि जैसे हाथ जो होता है उसमें हल्का हल्का स्पॉट ऐसा होता है, काला कालापन रहता है ओल्ड एज की लेडीज़ में। हाँ, ओल्ड एज में। और अभी हाथ में कि फेस में? हाथ में और फेस में तो वो जो झाई वगैरह रहता है वो तो अलग चीज़। वो क्या है, बहुत सारे ऐसे महिलाओं में दिखा कि उनके हाथ में जो है काफ़ी स्पॉट है, उसका क्या कारण है आप मानते हैं? काला स्पॉट तो आप जो बोल रहे हैं बहुत तरह का होता है। एक होता है आपको जो देखिए, एक होता है कि मेनली जब एजिंग के प्रोसेस के साथ एक होता है सिबोरिक केरेटोसिस, वो क्या होता है कि, और एक होता है सोलर इलास्टोसिस। ये सब कुछ बहुत सारा, आप किस काले दाग की आप बात कर रहे हैं वो तो मतलब बहुत तरह का काला दाग होता है। दवा का इन्फेक्शन हो सकता है। अब देखिए, काला दाग बहुत तरह का होता है, दवा के इन्फेक्शन। अब जैसे कि एक होता है कि पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होता है, अगर कोई घाव पहले हुआ है तो उसका दाग हो सकता है। एक होता है कि सन रेज से होता है, उसको सोलर इलास्टोसिस बोलते हैं, वो काला काला विथ एजिंग, एडवांस एजिंग के साथ होता है। एक सिबोरिक केरेटोसिस होता है, उसमें भी थोड़ा सरफेस से मतलब उठा हुआ रहेगा सिबोरिक केरेटोसिस। सोलर इलास्टोसिस जो होगा वो एकदम मतलब आपके स्किन के लेवल में ही रहेगा। और एक और काला दाग जो हम बोले आपको पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, वो है कि आपको किसी तरह का पहले कोई घाव हुआ हो उसके कारण हुआ हो। और अब काला दाग तो बहुत तरह का होता है, प्रॉपर हम हर्पिस भी ये है, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे हर्पिस से संबंधित? देखिए, हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन होता है, एक होता है आपको हर्पिस सिम्प्लेक्स। हाँ, तो हर्पिस सिम्प्लेक्स का अकॉर्डिंग टू साइट, अगर आपके फेस में मेनली अगर नोज़ के अराउंड या लिप्स के अराउंड होता है तो हम लोग उसको हर्पिस लेबियालिस बोलते हैं। हर्पिस का जेनिटैलिया में भी बहुत इन्फेक्शन होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, उसको हम लोग हर्पिस जेनिटैलिस बोलते हैं। तो हर्पिस का इन्फेक्शन जब एक बार होता है आपको, तो उसका सबसे अच्छा साइन है उसको समझने के लिए कि अगर हर्पिस का आपको इन्फेक्शन होगा तो रिकरेंट होगा। आपको 3-4 महीना में पेशेंट यूजुअली क्या देता है, अपना बताएगा आपको कि हमको 2-3 महीने में हो जाता है सर, ऐसा छोटा छोटा पानी का फोका जैसा होगा, ग्रुप उसको वेसाइकल्स मीन्स हुआ फ्लूइड फिल्ड लीजन, तो वो एकदम ग्रुप में होगा, 4-5 एक ही जगह पे होगा। नाक का जो कॉल्यूमेला बोलते हैं हम लोग इस पोर्शन को, कॉल्यूमेला के पास होता है, लिप्स के अराउंड होता है और वो ग्रुप में होता है। और वो फिर वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। अगर व्यवसाय को आगे करने की बात है तो इसको कटवा देते हैं।